हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। और हम कर रहे हैं 2025 एडिशन जो एसएससी दिल्ली कांस्टेबल किरण पब्लिकेशन की बुक आती है सामान्य ज्ञान। ठीक है, उसका सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है जनरल नॉलेज का वो कवर कर रहे हैं। और उसमें हम 7 चैप्टर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर है 8वां। ठीक है, अर्थशास्त्र कह सकते हैं इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स से दिल्ली कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी पीवाईक्यू पूछे गए थे। ठीक है, और दोस्तों ये टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न हम कवर कर रहे हैं। और जो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे इकोनॉमिक्स वाले। ठीक है, इसके अलावा हम मैथ्स ऑलरेडी सारा कवर कर चुके हैं। ठीक है, और मैथ्स का सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन हम डाल चुके हैं। आप लोगों में से कई दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर इस बुक का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए मैथ्स का। ठीक है, और कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि जीके का भी प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि जीके में वो एक क्विक रिवीजन की तरह ठीक है इसको करना चाहते हैं। ठीक है, वो ऐसे करना चाहते हैं कि पूरा अर्थमेटिक्स उनको एक ही वीडियो में जितने भी पीवाई क्यू हैं वो जल्दी से स्पीडोमीटर में लगा के देख पाएँ। कुछ दोस्तों का ऐसा मानना था, इसलिए हमने सामान्य सामान्य ज्ञान का भी इसका सोल्यूशन हम वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी क्वेश्चन है इसका, ठीक है, जितने भी सोल्ड पेपर हैं जीके के, वो सारे आप सीक्वेंस वाइज देखते आ रहे होंगे। और आपने मैथ्स का पार्ट है वो भी देखा होगा। और जो हमने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी के सभी एग्जाम के लिए एक मैथ्स की अलग से भी सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम ठीक है जो सीजीएल मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमने टीसीएस का 2018 से लेकर 2023 के जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है वो भी कवर किए हैं। ठीक है, और उसका भी हम और भी चैप्टर कवर कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ बहुत सारे चैप्टर कवर कर दिए, जैसे कि परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, और टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, बोट स्ट्रीम, बहुत सारे हम कर चुके हैं। और एक दो चैप्टर बचे हैं, वो भी हम अभी उनका सोल्यूशन भी डालने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। और ये दोस्तों ये मत सोचना कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं क्वेश्चन। तो अभी आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों चलिए फाइनली इसको स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है। दोस्तों इंग्लिश में अगर इसको मैं बताऊं, ये कहता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है, ये किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करेगी। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो कस्टमर है, कस्टमर एक इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। जो बायर होते हैं, कह सकते हैं खरीदने वाले, जो आर्टिकल चीज़ों को खरीदने वाले होते हैं लोग, वो दोस्तों अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एंटरप्राइज या कह सकते हैं इसमें एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल कंपटीशन क्या होता है, क्या होता है इसमें फ्री होता है, कोई कंपटीशन कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता ही नहीं कंपटीशन। ठीक है, इसलिए इसका आंसर रहेगा दोस्तों मुक्त उद्यम। उद्यम मीन्स में होता है इंटरप्राइज होता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा मीन्स होता है कंपटीशन। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की पद्धति किसको बढ़ावा देती है, ये देती है मुक्त उद्यम। ठीक है, तथा प्रतिस्पर्धा को। ठीक है, या कह सकते हैं फ्री एंटरप्राइज एंड कंपटीशन को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक या कहते हैं सेंट्रल बैंक की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा ये कौन सा बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारतीय जो भारत सरकार शासन अधिनियम, ठीक है, 1935 के तहत इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और ये किसकी तरह काम करता है, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, BHEL, ये क्या है, ठीक है, इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, ये क्या है, सार्वजनिक कंपनी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ONGC। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है, NTPC, ये भी क्या है, महारत्न का दर्जा प्राप्त है, सेकंड को भी। और हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, दोस्तों जो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है, ठीक है, ये क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये क्या है, सार्वजनिक कंपनी में नहीं आती। ठीक है, कौन सी, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रास्फीति क्या है। दोस्तों जो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है ये पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो प्राइस में राइज होता है, ठीक है, प्राइजों का बढ़ना, ठीक है, कह सकते हैं कीमतों का, सामान्य कीमतों में वृद्धि, इसे क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन।
ठीक है, और इसको कंट्रोल कौन कौन करता है ये भी ध्यान रखेंगे, आरबीआई इसको कंट्रोल करता है, ऑप्शन। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या है? सामान्य कीमतों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5, काला धन का अर्थ है, मतलब ब्लैक मनी होता है, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं 4। ठीक, आपको पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। जो ब्लैक मनी होता है, ठीक है, वह मनी होती है जिसपे हम, ठीक है, टैक्स नहीं पे किया होता। ठीक है, टैक्स कह सकते हैं हैव नॉट बीन पेड, जिसपे टैक्स नहीं दिया हो वो उसे बोलते हैं ब्लैक मनी। और ऐसे लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है? गिरफ्तार करती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? दोस्तों अप्रत्यक्ष कर या कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो, क्या होती है, जो पब्लिक होती है, ठीक है, डायरेक्टली पे नहीं करती गवर्नमेंट को, ठीक है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो ये कौन सा है दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड बिक्री कर। ऑप्शन थर्ड कौन सा है? बिक्री कर, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेल्स टैक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत में सभी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय मानक किस संस्था द्वारा परिरक्षित किया जाता है? तो दोस्तों इसको कहने का मतलब है, ठीक है, कुछ भाई इंग्लिश मीडियम के भी हैं, उनके लिए बता देता हूँ। कहते हैं कि द ब्यूरो ऑफ, ये है ना जो, सॉरी, इसको बोलते हैं, मतलब कि नेशनल स्टैंडर्ड्स की जितनी भी बेसिक यूनिट होती हैं उनकी मेजरमेंट कौन करता है? ठीक है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो इन सब सभी की, ठीक है, कौन मेजर करता है? इन सभी को करता है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है, या कह सकते हैं BIS, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ठीक है, सारी सबकी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय मानक की संस्था द्वारा परिरक्षित किया जाता है, या कह सकते हैं इसको, इनका एक स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का कारण है? तो दोस्तों जो भारत में बेरोजगारी बढ़ने का कारण सबसे ज़्यादा माना जाता है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय परिकलित की जाती है? दोस्तों किसी भी देश की, ठीक है, पर कैपिटा इनकम हम कैसे मापते हैं? टोटल GDP और बटे में टोटल पॉपुलेशन कह सकते हैं। ठीक है, देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद या बटे में देश की कुल जनसंख्या। ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की नीति का अनुसरण कब से कर रही है? तो दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, ये नीति कब से फॉलो की जा रही है दोस्तों? ये की जा रही है 1991 से। ठीक है, उस टाइम ये भी पूछ लेता है, कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। ठीक है, और ये नीति 1991 में अपनाई गई थी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, समर्थित आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य है? समर्थित आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, समर्थित आर्थिक विकास का अर्थ पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना क्या होता है? विकास करना होता है। ठीक है, तो मतलब कि पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए क्या करना? विकास करना। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक अवसंरचना में क्या शामिल होता है? आर्थिक अवसंरचना मीन्स दोस्तों इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कह सकते हैं इसमें क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है, आप ध्यान रखेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, परिवहन और संचार। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें निर्धारित की जाती हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है, ठीक है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, इसमें जो प्राइस होते हैं ये कौन डिसाइड करता है? इनको डिटरमाइन करता है मार्केट फोर्सेस। ठीक है, बाजार के जो बल होते हैं, ठीक है,
बाजार के जो लोग होते हैं, बल होते हैं जिसको कहते हैं, वो क्या है, खुद ही डिसाइड करेंगे प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। किसके द्वारा कीमतें निर्धारित की जाती हैं? बाजार बलों के द्वारा, क्योंकि इसमें कोई सिस्टम फिक्स नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न निम्न में से कौन सा विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? मतलब कि डेवलपिंग इकोनॉमी की जो, ठीक है, विशेषता मतलब कि क्वालिटी कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट है जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, पूंजी निर्माण की उच्च दर। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पूंजी निर्माण की उस दर पर, ठीक है, उस दर विकसित देशों की विशेषता होती है, क्योंकि पूंजी निर्माण से संपत्ति का निर्माण होता है और फैक्ट्री निर्माण होता है, लोग अपनी संपत्ति को शेयरों में निवेश करते हैं। ठीक है, और राष्ट्र विकास करता है। और ध्यान रखेंगे, इसके विपरीत जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, बेरोजगारी, निर्धनता, ठीक है, ये सब किस में होते हैं? विकासशील अविकसित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, किसमें? अविकसित, अनडेवलप, और जो डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होता है? बेरोजगारी, निर्धनता, ठीक है, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर। ठीक है, तो कह सकते हैं ये किसकी है? ये इसकी विशेषता नहीं होती, ऑप्शन सेकंड। बाकी ये तीनों इसकी विशेषता है। तो दोस्तों इसमें बताना है मुझे सरकारी निजी साझेदारी का एक उदाहरण। ठीक है, देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या है? ये एक सरकारी उपक्रम है। और रिलायंस इंडस्ट्री, इस ये क्या है? एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सरकारी उपक्रम है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है? एक क्या है? निजी उपक्रम है। और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों लिमिटेड, ये क्या है? दोनों है। मतलब कि सरकारी निजी साझेदारी। ठीक है, मतलब कि जो जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी हो पूरी तरह से और प्राइवेट भी कंट्रोल हो। ठीक है, मतलब कि जो निजी भी हो और सरकारी भी हो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? एक्सिस बैंक। क्या नाम है? एक्सिस बैंक। और ये भारत के किस में आता है? निजी क्षेत्र में आता है। ठीक है, किस में आता है? ये प्राइवेट में आता है और तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है ये। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुयान उद्योग के लिए। ठीक है, वायुयान उद्योग के लिए। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कौन सी आर्थिक व्यवस्था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो यूएस है, ठीक है, क्या है इसकी इकोनॉमी? वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कह सकते हैं अबाउट 24.5% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, कितनी है? वर्ल्ड के डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है ये 24.5%। ठीक है, तो किसकी है आर्थिक व्यवस्था? कौन सी है सबसे बड़ी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और इसको, इसकी जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में आयकर क्या है? दोस्तों इनकम टैक्स क्या है? ये क्या है? एक डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील टैक्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ट्राई टेली, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्राई की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और राहुल खुलकर 14 मई 2012 से क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता? जन्म काल में जीवन आशा, सामान्य साक्षरता दर, ठीक है, ये सब दोनों शामिल है। थर्ड है वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर, ये भी शामिल है दोस्तों। फोर्थ है लोगों की जीवन शैली, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दोस्तों, इसमें क्या नहीं शामिल करते हम? लोगों की जीवन शैली को शामिल नहीं करते। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार किससे अधिक राजस्व प्राप्त करती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो निगम कर है, आयकर
का स्थान ले लिया है इसने। ठीक है, अभी सरकारी राजस्व के एकल बड़ा योगदान के रूप में समाहित हो गया ये। और जब बजट हुआ था 2013-14 उसके अनुसार, ठीक है, निगम कर, ठीक है, राजस्व का कितना परसेंट था, 33.9%। ठीक है, 33.9%। और आयकर 20%। ठीक है, तो इसका स्थान पहले क्या था, आयकर था, लेकिन अब इसका स्थान किसने ले लिया है, निगम कर ने, ऑप्शन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होती है, ठीक है, जब क्या होता है, मतलब कि एक ही समय पे एक ही जैसे सामानों, ठीक है, बेचे जाते हैं। एक ही समय पे एक ही जैसे सामान क्या होते हैं, बेचे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन फोर, किसी एक समय पे एक जैसे सामानों के लिए समान मूल्य, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। विनियामक का मतलब होता है दोस्तों, इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, रेगुलेशन, रेगुलेटर की तरह काम करती है इसमें। तो ये है दोस्तों सेबी। कौन है, सेबी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों इसकी स्थापना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की 27 जनवरी 1921 में, ठीक है, ये अस्तित्व में आया था। लेकिन 1955 में इसको कर दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत का क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो इसकी स्थापना स्टार्टिंग में हुई थी 1921 में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मुद्रा बैंक मीन्स माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। ठीक है, इसे बोलते हैं मुद्रा बैंक। ये एक पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है लोगों को लो रेट पर। ठीक है, लो रेट पे क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। और इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कब किया था, 8 अप्रैल 2015 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सूक्ष्म उद्योगों को ऋण एवं वित्त उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे जो, ठीक है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, जिसका हम बोलते हैं IBRD। ये वर्ल्ड बैंक की तरह काम करता है। ठीक है, विश्व बैंक की तरह काम करता है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है, किसके अंदर, US के अंदर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, IBRD। ठीक है, IBRD, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक नियोजन, जिसे हम कह सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है, इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक्स प्लानिंग हम किस अर्थव्यवस्था में करते हैं दोस्तों, ये है, ठीक, किसकी विशेषता है, सामाजिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी की विशेषता है ये, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। 1969 में, ठीक है, जो PM थी कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और उस टाइम राष्ट्रीयकरण हुआ था कितने बैंकों का, ठीक है, 14 बैंकों का। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है। तो दोस्तों कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, बजट घाटा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित गांव बना था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बडगाम जिले का लानूरा गांव दिसंबर 2016 में क्या बना था, नकदी रहित होने वाला जम्मू कश्मीर का पहला गांव बना था। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट लानूरा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है जो डैश के आधार पर मापा जाता है। दोस्तों इसको किसके आधार पर मापते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, इसको मापते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे। ठीक है, मतलब कि
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, कार्यबल की जनसंख्या में डैश वर्ष से लेकर डैश वर्ष तक के आयु लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कार्यशील आयु जनसंख्या, ठीक है, 15 से लेकर 64 तक परिभाषित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए, ठीक है, सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों, किसकी है आपको पता ही होगा ये तो, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं जिसको, एमएसपी। ठीक है, किस कीमत की घोषणा की जाती है, एमएसपी की। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों मजदूर संघ। ठीक है, क्या बोलते हैं, मजदूर संघ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये इंग्लिश में कहते हैं इसको लेबर यूनियन। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य एक नई योजना है। ठीक है, जिसे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में भी इच्छित परिवारों के लिए विद्युतीकरण, ठीक है, सुनिश्चित किया जाता है। और सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको क्या किया था, शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी, 2017 में। क्वेश्चन नंबर 37, कौन से राज्य की सरकार एक संयुक्त योजना आरोग्य भाग्य को लोकार्पित करने के लिए अपनी वर्तमान 7 स्वास्थ्य योजना को संगठित करेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन है कर्नाटक। ये फैसला किया था कर्नाटक ने। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, प्लास्टिक मनी के रूप में क्या जाना जाता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है, जिसे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या अटेन करने के लिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट को अटेन करने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, क्या करते हैं, माइनस हानि या ह्रास। ठीक है, हानि या ह्रास, लॉस, और कह सकते हैं डेप्रिसिएशन, इसमें से माइनस किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी को अभी बोलते हैं नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, जो आर्थिक इकोनॉमिकल क्या ऑफेंस होते हैं, ठीक है, उससे डील कौन करता है, ये करता है कोफेपोसा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोफेपोसा, मतलब COFEPOSA। ठीक है, ये एक अधिनियम है दोस्तों, ठीक है, जो संसद के द्वारा 1974 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, किसके लिए, इकोनॉमिकल ऑफेंसेस को बचाए रखने के लिए। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। या कह सकते हैं, सॉरी, इकोनॉमिक जो ऑफेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये 2017 में पूछा था, लेकिन ये शुरू को हुई थी 2012 में। ठीक है, 2012 में उत्तर प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग नहीं करता, डैश है।
ठीक है, रुपए का रूप मुद्रा के रूप में, ठीक है, करेंसी के रूप में कौन नहीं करता दोस्तों? ये है बांग्लादेश। ठीक है, बाकी पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इस पे इनमें कहाँ क्या यूज होता है? रुपया। और बांग्लादेश में क्या यूज होता है दोस्तों? ठीक है, ये यूज करता है टका। क्वेश्चन नंबर 44, स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? ये किया गया था दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था अक्टूबर 2017 में। क्वेश्चन नंबर 45, सीबिल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाला अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सीबिल का मतलब क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है, लिमिटेड। क्या है इसका मतलब? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सीबिल इसको बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बैंकिंग क्षेत्र से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? ठीक है, किसे समायोजित किया जाता है दोस्तों इसमें? ध्यान रखेंगे आप, नॉमिनल जीडीपी उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है दोस्तों जो एक अर्थव्यवस्था ने किसी दिए गए वर्ष के दौरान उत्पादित होती है। मतलब कि इसकी गणना कीमतों का उपयोग करके की जाती है। ठीक है, उस वर्ष में जो कीमतें चालू होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या है उत्पादन होता है, उस टाइम की जो कीमतें होती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या की जाती है? इसकी गणना की जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, मुद्रास्फीति, मतलब कि इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 47, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसको 1 जून 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर के लिए, ठीक है, कह सकते हैं रेडी वालों के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों नकदी का प्रबंधन या मैनेजमेंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ये जो मनी फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, मार्केट में। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 49, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, रेपो दर तो वो होगी, ठीक है, जब वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से लेगा, लेकिन रिवर्स कब हो जाएगी? जब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेगा तो इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट दर। ठीक है, या रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 400 अरब डॉलर के स्तर पर कब पहुंचा? तो दोस्तों ये पहुंचा था, ध्यान रखेंगे, सितंबर 2017 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, कहाँ पे 400 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा था। कब? 2017 में। ठीक है, सितंबर 2017 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति आरबीआई को डैश के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम FERA फेरा द्वारा प्रदान की गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विनिमय का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज़ एक्सचेंज करना। ठीक है, जो एक्सचेंज कंट्रोल था सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ये 1939 में। ठीक है, अंडर द डिफेंस रेगुलेशन। और ध्यान रखेंगे जो वैधानिक शक्ति है जिसे बोलते हैं द स्टैचुरी पावर, ये जो फेरा ने आरबीआई को प्रोवाइड करी थी, ये करी थी 1947 में। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट।
ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अधिक आकस्मिक के तहत आकस्मिक मृत्यु के लिए कितनी बीमा राशि उपलब्ध की जाती है? दोस्तों ये राशि थी कि कितनी, 2 लाख, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तारीख को लागू किया गया था? तो दोस्तों जीएसटी कब लागू किया गया था भारत में? यह किया गया था 1 जुलाई 2017 में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कम है। तो दोस्तों ये है, ठीक है, 8 लाख से कम, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, भारत में, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय किसकी राज्य की सबसे अधिक है? ये है गोवा की। ठीक है, किसकी है? गोवा की। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस उद्योग को यूज किया जाता है इसमें? ये किया जाता है रिफाइनरी उत्पाद को, ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, ठीक है, भारत के 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक है, तो दोस्तों ये कौन करता है? ये करता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक जो करता है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 58, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार एक संकोचनकारी राजकोषीय नीति में क्या कर सकती है? ऑप्शन 1 है करों में कमी, कर कमी और खर्च में वृद्धि करके धन की मात्रा कम कर सकती है। सेकंड है करों को बढ़ाकर खर्च को कम करके धन की मात्रा बढ़ा सकती है। थर्ड है करों में कमी और खर्च में वृद्धि करके धन की मात्रा को बढ़ा सकती है, ये भी गलत है। फोर्थ है करों को बढ़ाकर खर्च को कम करके धन की मात्रा कम की जा सकती है, ये ठीक है दोस्तों, ठीक है, टैक्स को बढ़ाकर और एक्सपेंडिचर क्या करके, लेस करके, ठीक है, धन की मात्रा क्या कर सकती है, कम की जा सकती है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59, 2014 में ग्रामीण और शहरी घरों, स्कूलों, स्वच्छता परिसरों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 100% स्वच्छता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो ये था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम क्या था, पहला भारतीय राज्य। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 निम्नलिखित में से किस शब्द का अनावरण किया था जिसका अर्थ है कि एक आम व्यक्ति पूरे भारत में खाने की थाली के लिए क्या भुगतान करता है? इसे बोला गया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, थालीनोमिक्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश किस वर्ष पारित किया गया? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पारित किया गया था 17 सितंबर 2020 में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का कौन सा राज्य गार्बेज कैफे शुरू करने वाला पहला राज्य है? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों, गार्बेज कैफे सबसे पहले शुरू किया था छत्तीसगढ़ ने 2020 में। क्वेश्चन नंबर 63, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP किस वर्ष शुरू किया? तो ये शुरू किया था दोस्तों, कब शुरू किया था इसको? अप्रैल 2009 में, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू किया था? अप्रैल 2009 में, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत वर्ष डैश में हुई थी? ठीक है, बीज फसल बीमा की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप, इसकी शुरुआत की गई थी 1999 2000 में, ठीक है, 1999 2000 में।
और ये किसने की थी ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये की थी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? तो इस योजना की शुरुआत दोस्तों ध्यान रखेंगे 5 नवंबर 2018 को की गई थी और इसका नाम क्या है? ये है ऑपरेशन ग्रीन्स। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, ठीक है, कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, अधिनियम 1948 के तहत। क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा? ठीक है, इसमें कितना दिया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 में और इसमें 5 लाख का क्या दिया जाता है? बीमा कवर दिया जाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर डैश द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है? तो एमएसपी किसके द्वारा घोषित किया जाता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन किसी देश की राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, का हिस्सा नहीं है? ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। तो इसका हिस्सा दोस्तों निवेश या विनिवेश रणनीतियाँ ये है, कर नीति है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति ये नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, क्या नहीं है? अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, ऋण या अधिशेष प्रबंधन। ठीक है, ये भी है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड, ये फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य सॉरी हिस्सा नहीं है। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई किसी देश की इकोनॉमी है, उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, उसी को कंट्रोल करती है सरकार। ठीक है, इसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो इसका ठीक है, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति ये नहीं है, बाकी सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में डैश को ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों सहकारी बैंक। ठीक है, सहकारी बैंक को ग्रामीण व शहरी दोनों में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में अनियमित जमा योजना को अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम डैश द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे 2019 में। ठीक है, 2019 में भारत में अनियमित जमा योजनाओं पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था इनको। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ये किसकी सिफारिशों पर किया गया था? ऑप्शन 4 इज करेक्ट, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, किसने इसको तय किया था? एम एस स्वामीनाथन। इसकी सिफारिश पे ये क्या किया गया था? किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया और जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम एमएसपी उत्पादन भारित औसत कम से कम 50% अधिक होना चाहिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, तो इसमें सारे के सारे दोस्तों ऑप्शन और रॉन्ग दिए हैं। ठीक है, तो इसकी अधिकतम राशि क्या होनी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन इसमें एक जीरो और आएगी 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 74, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डैश और मैदानी क्षेत्रों में
इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क में वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2002, ठीक है, हर मौसम में सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। और इसमें ग्रामीण इलाकों में 500 और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से क्या था, इसका लक्ष्य जोड़ना था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMGP, ठीक है, PMEGP में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसे हम PMEGP 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, और इसके तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है, ये है 10 लाख रुपए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, भारत ने वर्ष डैश में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। तो ये किया था दोस्तों, भारत विश्व का पहला देश था जिसने वर्ष 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था, ठीक है, 1952 में। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, अंत्योदय अन्न योजना AAY के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल डैश में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ये कब कर दी गई थी, 2002 में। क्वेश्चन नंबर 78, पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जो अचल संपत्ति है दोस्तों, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे गोदाम, ठीक है, निर्माण कारखाने, घर, ये सारे क्या किस में आते हैं, अचल संपत्ति में आते हैं। और जो धरती से जुड़े पेड़ पौधे हैं ये भी क्या है, अचल संपत्ति में आते हैं। तो ठीक है, अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था इसको, ऑप्शन फोर भवन को। क्वेश्चन नंबर 79, भारत सरकार द्वारा बैंक, डाकघरों, CSC, कॉमन सर्विस सेंटर आदि जैसी सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु को पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए किया गया दोस्तों जन धन दर्शक, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, आरंभ में रिजर्व बैंक ऑफ का केंद्रीय कार्यालय डैश में स्थापित था लेकिन 1937 में स्थायी रूप से बम्बई अब मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ था दोस्तों, इसकी देखो स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है, अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ केंद्रीय कार्यालय शुरू में कहाँ था, ये कोलकाता में था, और लेकिन 1937 में इसको मुंबई क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। स्टार्टिंग में कहाँ था ये, कोलकाता में। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, दिसंबर डैश में संसद द्वारा पारित किसी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA को स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, कब हुई थी इसकी, 1985 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, मंदी की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो दोस्तों जब देश में मंदी आती है, ठीक है, इसकी जो पॉलिसी है ये कार्यान्वित मतलब इसका संचालन किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कर दरों में कमी। और कर दरों में कमी की जाती है क्योंकि ये मतलब कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए क्या कर दिया जाता है, ताकि इकोनॉमिकली चीज़ें ग्रो हों जल्दी से, तो करों में क्या कर दी जाती है, कमी की जाती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 83, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी।
तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की गई थी, ठीक है, 15 अगस्त 2014 को। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में पका हुआ मध्या ठीक है मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसको ही बोलते हैं दोस्तों मिड डे मील योजना, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 2001 में। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गरीबी का माप नहीं है? तो गरीबी का माप नहीं है दोस्तों, सामाजिक बहिष्कार ये है, ठीक है, बेदता ये भी है, भूख है, लेकिन पक्का घर ये गरीबी का माप नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है? ठीक है, भारत में निजी क्षेत्र का एक बैंक है, प्राइवेट बैंक कौन सा है दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, फेडरल बैंक, केनरा बैंक। फेडरल बैंक क्या है दोस्तों? ये एक निजी बैंक है, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में खाद्य असुरक्षा को इंगित करता है? ठीक है, तो खाद्य असुरक्षा तो को कौन सा, ठीक है, क्या इंगित करता है दोस्तों? ये करता है, ध्यान रखेंगे आप, भूख एवं कुपोषण, ठीक है। भूख और कुपोषण भारत में खाद्य असुरक्षा को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय स्थित है? सॉरी, किस शहर में एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर है जो मुंबई में है, ठीक है। कहाँ पे है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 89, डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशेष समय सीमा में मापा जाता है, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 3 सकल घरेलू उत्पादन, ठीक है, जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 90, डैश नीति आर्थिक परिमाण को विनियमित, ठीक है, विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग संदर्भित करती है। तो दोस्तों मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूँ, नीति डैश नीति, ठीक है, कौन सी पॉलिसी है जो आर्थिक नीति है जो परिमाण को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो मौद्रिक नीति है इसका मतलब क्या होता है? ब्याज दरों से रिलेटेड है ये, ठीक है। जो मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे परिमाणों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक संसाधनों का उपयोग से है, ठीक है। इसका मतलब किससे है? केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग से है। और ध्यान रखेंगे उद्देश्य इसका क्या रहता है? विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ध्यान रखेंगे, मौद्रिक नीति। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। मौद्रिक नीति आर्थिक परिमाण को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक संसाधनों के उपयोग को क्या करती है? संदर्भित करती है। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से सेवा कर के अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों को प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, विधेयक 1994 के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से सेवा कर के अधिरोपण और वसूली कानूनी प्रावधानों में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 1994। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंकिंग उद्योग आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ, ठीक है, इंडिया के उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण के कारण उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था? तो दोस्तों उदारीकरण का मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी चीज़ का कंट्रोल हट जाना, जैसे कि उदारीकरण होना, किसी चीज़ का लिबरलाइजेशन हो जाना, मतलब कि उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहना, ठीक है। वैसे ही आरबीआई कहता है कि भारतीय बैंकिंग उद्योग आरबीआई, ठीक है, के उदारीकरण के कारण आरबीआई ने क्या कर लिया था? इससे कंट्रोल हटा लिया था,
हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये, ठीक है, इसने जब कंट्रोल हटाया था और ये निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित हुआ था, ये कौन सा था? ये था, ठीक है, HDFC बैंक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, बाजार स्थिरीकरण योजना जो एक मौद्रिक प्रबंधन का एक उपकरण है को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया? ठीक है, बाजार स्थिरीकरण योजना को किस वर्ष लागू किया? आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये किया गया था 2004 में। क्वेश्चन नंबर 94, सार्वभौमिक स्वास्थ्य व्याप्ति कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत दोस्तों ध्यान रखना आपको, ठीक है, कब हुई थी? ऑप्शन 4 1998 में। क्वेश्चन नंबर 96, डैश जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है, ठीक है, ये कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन 4 सेंसस। सेंसस क्या करता है? जनसंख्या की समय समय पर आधिकारिक प्रगणना करता है, मतलब कि उसको ऑफिशियली काउंट करता है, ठीक है, कौन? सेंसस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो दोस्तों ये कौन से बैंक की, ठीक है, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? ये है, ध्यान रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की गई एक पहल पहल है जिनकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख से कम है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये कौन सी है? ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, कौन सी पहल है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्वेश्चन नंबर 99, NEFT वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह में संसाधित किया जाता है। NEFT का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जो NEFT है इसका पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, NEFT के द्वारा क्या पेमेंट करते हैं, जैसे कि, ठीक है, जिसमें विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को, ठीक है, लेन देन किया जाता है, ठीक है, प्राप्त, ठीक है, विशेष समय तक, मतलब कि फिक्स टाइम तक। तो इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स, ठीक है, ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं? तो दोस्तों जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, ठीक है, वो किसकी श्रेणी में आते हैं? वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में आते हैं, मतलब कि कमर्शियल बैंक, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ऋण पर ब्याज दर नहीं, सेकंड है संपार्श्विक की कमी की समस्या पर नियंत्रण पाना, थर्ड है समय पर ऋण, फोर्थ है महिलाओं को वित्तीय मामले में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक। दोस्तों सारे क्या है? स्वयं सहायता समूह है, लेकिन ऋण पर ब्याज दर नहीं, ठीक है, अगर ब्याज दर नहीं होगी ऋण पर, ठीक है, ये क्या है? स्वयं सहायता समूह नहीं है, ठीक है, इस शायद कह सकते हैं स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या हैं? लाभ हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ये क्या है? पहले वाला, अगर ऋण पर ब्याज दर नहीं होगी तो क्या है, ठीक है, इसलिए किस में नहीं आएगा? स्वयं सहायता सहायता समूह लाभ में नहीं आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन 102, किसी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसी भी देश की
ठीक है, एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आकार मापने के लिए, ठीक है, किसका यूज करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, उस देश की जीडीपी। क्वेश्चन 103, भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, जो डैश होता है। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा ये कब होता है। ठीक है, ऑप्शन वन, अप्रैल से मार्च। क्वेश्चन 104, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? ठीक है, कौन सी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये आरंभ की गई थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं PMGKY। ठीक है, इसको 2016 में क्या किया गया था? ठीक है, लागू किया गया था। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105, शिशु मृत्यु दर को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कैसे वर्णित किया जा सकता है इसको। प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। ठीक है, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। ठीक है, इस आधार पर इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106, संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? ये करता है भारत का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है, और बजट किस आर्टिकल में दिया गया है? 112, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 107, भारत सरकार कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो भारत जो देती है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, कितनी फसलों पे देती है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, 6 फसलों पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता? अभिलेखन की आवश्यकता, पुनर् पुनर्भुगतान का प्रकार, ब्याज दर। ठीक है, ये सारे आते हैं दोस्तों, लेकिन सांगठनिक पदानुक्रम नहीं आता। ठीक है, अभिलेखन की आवश्यकता, ठीक है, और ये कह सकते हैं इसको पुनर्भुगतान। ठीक है, मतलब कि रिकॉर्ड ऑफ रीपेमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, रीपेमेंट करना कह सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट, ये सारे आते हैं, लेकिन सांगठनिक पदानुक्रम नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है? ठीक है, भारत की जो राजकोषीय नीति है, और इसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, इसमें क्या नहीं आता दोस्तों? मौद्रिक नीति नहीं आता। ठीक है, मौद्रिक नीति नहीं आता, निवेश रणनीतियाँ आती हैं, सब्सिडी आती है, कल्याणकारी व्यय आता है। तो ध्यान रखेंगे क्या नहीं आता? भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है मौद्रिक नीति। क्वेश्चन नंबर 110, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? तो ये योग होता है दोस्तों किसी भी देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111, बुआई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, उसमें जो वैल्यू होती है फिक्स नहीं होती। ठीक है, उनकी क्या रहती है? अस्थिरता रहती है, इनकॉन्स्टेंट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, किसानों को एक सुरक्षा, मतलब प्राइस फिक्स नहीं होते, किसान ज़्यादा मतलब कि फसलें उगाएंगे, हर फसल का अलग अलग मूल्य होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, कीमत क्या है उसमें कॉन्स्टेंट नहीं रहती, इसी वजह से किसानों क्या होता है, सुरक्षा प्रदान होती है, उनको प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा मतलब कोई ना कोई वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, उससे वैल्यू उससे कम नहीं फसल जाएगी, उससे ज़्यादा ही प्राइस में जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा है? कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 112, किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 to 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो संपत्ति का कर है, ठीक है, संपत्ति का कर है वह राशि है जो भूमि मालिक द्वारा अपने क्षेत्र के लिए नगर निगम या स्थानीय सरकार को इसका क्या भुगतान किया जाता है। ठीक है, क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन सेकंड, संपत्ति कर। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे,
तो क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है, मतलब कि ठीक है इनका क्या करता है, सुपरविजन करता है, इनकी फंक्शनिंग। ठीक है, ये क्रेडिट किस तरह से करते हैं, जितने बैंक हैं, ठीक है, इन सबको कौन, इनकी फंक्शनिंग कौन करता है, ये करता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आपको पता ही होगा दोस्तों कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों राजकोषीय नीति या कह सकते हैं फिस्कल पॉलिसी, इसमें क्या होता है, जो मतलब कि जो टैक्स आता है या पब्लिक की जो स्पेंडिंग होती है, लोग खर्च करते हैं उसका, ठीक है, गवर्नमेंट यूज करती है किस लिए, जो इकोनॉमी को स्टेबलाइज या ग्रो करने के लिए, इसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। तो इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है, लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना। सेकंड है विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता। थर्ड है मुद्रास्फीति की स्थिति में कीमत नियंत्रण। आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखना। देखो सर दोस्तों, आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखना है, मुद्रास्फीति की स्थिति में कीमत नियंत्रण भी होना जरूरी चाहिए, लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता, ठीक है, विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता, ये इसका एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक मंच डैश लॉन्च किया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ये किया था, ठीक है, इसका नाम था नीट 3.0। ठीक है, और कब किया था इसको, 21 सितंबर 2022 में। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जो भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका उद्देश्य नहीं है गरीबों के क्रेडिट स्कोर में सुधार। ठीक है, बाकी वित्तीय समावेशन का प्रोत्साहन इसका उद्देश्य है, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को खत्म करना, जीवन स्तर में सुधार, लेकिन गरीबों के क्रेडिट स्कोर में सुधार ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था एनबीएफसी एमएफआई के लिए भारत के पहले सब नियामक संगठन एसआरओ के रूप में माइक्रो फाइनेंस संस्थान नेटवर्क एमएफआईएन को कब मान्यता दी थी। ठीक है, इसको कब मान्यता दी गई थी, तो दोस्तों ये दी गई थी जून 2014 में। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, जून 2014। क्वेश्चन नंबर 118, स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार के 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा कब की, जिन्हें योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे के कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये टाइम पीरियड था 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, अवकाश, योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, CMIEE, ठीक है, के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी थी। तो ये थी 8.28%। ठीक है, 8.28%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए भारत में कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही रहेगा, कितने की गई थी, 1253 की। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो अभी 2025 का है। ठीक है, तो या 2024 के लास्ट का या 2025 का है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन वही करवा रहे हैं जो रियल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, इसी वजह से कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बीच में। ठीक है, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको मतलब कि इतना गहराई से मतलब आपको याद नहीं करना है, बाकी और चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको थोड़ा सा आप देखना है बस एक बार। क्वेश्चन नंबर 121, 1977 को की औद्योगिक नीति के अनुसार नगरों में जनसंख्या के कितने दहलीज स्तर सुनिश्चित किए गए जिससे लघु क्षेत्र स्थापित किए जा सकें।
तो दोस्तों ठीक है, ये किए गए थे कितने, ऑप्शन थर्ड 50,000 से कम। क्वेश्चन नंबर 122, स्वतंत्र भारत में किस वर्ष का बजट कागज रहित बजट के रूप में पेश किया गया पहला बजट था। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ये किया गया था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट 2021-22 में। ठीक है, 2021-22 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, मार्च 2021 में किस मंत्रालय के अंतर्गत सक्षम आंगनवाड़ी शुरू की गई थी। तो ये की गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 124, जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया वीक का विषय क्या था। ठीक है, इसका विषय था दोस्तों कैटेलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। ठीक है, कैटेलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 125, सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देनदारियों के बीच के अंतर को डैश नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं सकल प्राथमिक घाटा। ठीक है, किस किस का डिफरेंस होता है ये, सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देनदारियों के बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर 126, नीचे भारत में गरीबों के आंकड़े 2011-12 के अनुसार राज्य इससे गरीबी से रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है, ठीक है, इसमें है बिहार। ठीक है, बिहार। ठीक है, बिहार में जो गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाली जनसंख्या प्रतिशत कितना था, 33.74%, और असम में 31.98%, और गुजरात में 16.63%। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है और इसे समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 1 M3। और जो M3 होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पैसे की आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। और ये किसके इक्वल होता है, M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमा। ठीक है, जहाँ CU जनता के पास मौजूदा मुद्रा नोट और सिक्के। ठीक है, और DD वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई शुद्ध मांग जमा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है इसका, आपको डायरेक्ट याद रखना है, कौन सा है मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय, M3। क्वेश्चन नंबर 128, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडिया मेडिसिन एंड होम्योपैथी आयुष मंत्रालय और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के प्रचार और सुगमीकरण के लिए अंतर मंत्रालयी सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, ये हुए थे किसके ऊपर, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड। ठीक है, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड, एक जूड़ी बूटी एक मानक, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129, भारत में गरीबी एक बड़ी समस्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गरीबी के बारे में सही नहीं है। ठीक है, लोग बेरोजगार हैं, ये ठीक है, लोगों का काम अनियमित है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी गरीबी का कारण है। लोग गुणवत्तापूर्ण जीवन का आनंद लेते हैं और पीने के पानी तक उनकी पहुंच है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, लोगों के पास आवास की कमी है, ये भी गरीबी का कारण है। ठीक है, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक है, कब हुई थी, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसे मानते हैं, PC महालनोबिस को। ठीक है, ये भारत के
जो योजना आयोग के पहले सदस्यों में से एक थे। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-66 के एक मुख्य वास्तुकार थे ये। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132, बीमा संशोधन अधिनियम 2001 निम्नलिखित में किस अधिनियम में संशोधन करता है? ये करता है बीमा अधिनियम 1938 में। ठीक है, बीमा अधिनियम 1938 में क्या करता है? संशोधन करता है। ठीक है, और इसे 1 अप्रैल 2021 को क्या किया था? लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? बीमा में एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना करना? 74% करके भारतीय निजी बीमा कर्ताओं में विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ाना। ऑप्शन से थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में सामान्य तौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण को कितनी अवधि के लिए लागू किया जाता है? ठीक है, भारत में सामान्य तौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण को कितनी अवधि के लिए लागू किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल या संविधान के अनुच्छेद 112 में सरकार को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में पेश करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम भारत में सीमेंट उद्योग से जुड़ा हुआ है? ठीक है, सीमेंट उद्योग से कौन सा नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों? ये जुड़ा हुआ है एसीसी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 135, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में हर वर्ष 10 लाख युवाओं को शिक्षा, ज्ञान, कौशल और ऊर्जा से लैस करने के लिए नान मुद्लवन परियोजना शुरू की, जो उन्हें देश के हित के लिए अपनी प्रतिभा को पहचानने में मदद करेगी? ठीक है, ये कौन सी थी दोस्तों? ध्यान रखेंगे कौन से राज्य ने? ऑप्शन सेकंड तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 136, भारत के योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, जनवरी 2015 में। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137, शब्द बजट की व्युत्पत्ति शब्द बजट, ठीक है, या बजट से हुई है। यह जो बजट है एक डैश शब्द है। ठीक है, ये कौन सा है? एक, ध्यान रखेंगे, फ्रेंच शब्द है। क्वेश्चन नंबर 138, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत वर्ग ए टीवी को 12 से डैश टीवी चैनलों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। ये क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया दोस्तों, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है? ठीक है, 200। क्वेश्चन नंबर 139, दिसंबर 2021 में ईपीएफओ निवेशित अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संस्था कर्मचारियों को शामिल किया गया है? ठीक है, किया है या कह सकते हैं। ठीक है, ये था एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 140, सुरेश तेंदुलकर समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसने सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों 2009 में गरीबी के आंकलन की पद्धति पर रिपोर्ट करने के लिए किया गया था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ये कब की थी? 2009 में। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अतिवृहत एकीकरण वीएलएसआई और फैबलेस चिप डिजाइनिंग में नए उद्योगों का समर्थन करने के लिए टी फेस फैबलेस एक्सेलरेटर थ्रू क्लाउड इनेबलमेंट नामक एक आभासी उद्यम मंच लॉन्च किया है? ठीक है, ये किसने किया था? तेलंगाना ने। क्वेश्चन नंबर 142, संशोधित आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति को वर्ष में कम से कम कितनी बैठक करनी चाहिए? ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई कितनी बैठक करनी चाहिए? 3 बार। क्वेश्चन नंबर 143, वर्ष 2020-21 में भारत के कुल मक्का उत्पादन मिलियन टन में किस राज्य का सर्वाधिक योगदान था? 2020-21 का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आंसर बता देता हूँ इसका। ठीक है, ऑप्शन थर्ड कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में गरीबी आकलन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रंगराजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, इसका जो गठन हुआ था दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, 2012 में। कौन सी समिति? रंगराजन। किस लिए?
गरीबी आकलन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 145, 1 अप्रैल 2021 के श्रम के ब्यूरो द्वारा डैश चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार और प्रतिष्ठानों के संबंधित परिवर्तनों के बारे में नियमित रूप से त्रैमासिक अपडेट प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण AQEES का कराया गया है। ठीक है, तो ये कराया गया था। ठीक है, कितने? ऑप्शन सेकंड, नो। ठीक है, कितने चयनित क्षेत्रों के साथ? 9। ऑप्शन नंबर 146, SACS का पूर्ण रूप क्या है, जो भारत में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघ, ठीक है, नियंत्रण संगठन NACO कार्यक्रम को लागू करता है। ठीक है, SACS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ये है, ध्यान रखेंगे आप, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। ठीक है, ये क्या करता है? भारत में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, ठीक है, क्या करता है? कार्यक्रम को लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 147, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को संशोधित किया? तो इसने संशोधित किया था किसको? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 को। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किस समिति ने सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंसेस हेतु विनियामक सुझाव दिए थे? ठीक है, निम्नलिखित किस समिति ने दिए थे ये सुझाव सारे? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये दिए थे 2010 में। ठीक है, क्या हुआ था? AP माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनजर RBI ने MFI क्षेत्रों में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए YH मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। ठीक है, और इसका क्या नाम था? मालेगाम समिति। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किस योजना को आजीविका के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सी योजना को आजीविका के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और जून 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा और पंजाब में एक व्यावसायिक फसल है लेकिन ओडिशा में एक निर्वाह फसल है? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हरियाणा और पंजाब में व्यावसायिक फसल क्या है? चावल है। ठीक है, और ये ओडिशा में क्या है? निर्वाह फसल है। क्वेश्चन नंबर 151, भारत में रेपो दर क्या है? भारत में रेपो दर क्या है? तो दोस्तों जो भारत में रेपो दर है, ये वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, कह सकते हैं कमर्शियल जो जितने बैंक हैं, अपनी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक RBI को अल्पावधि के लिए बेचकर उधार लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? RBI से क्या करते हैं? कुछ समय की अवधि के लिए, ठीक है, RBI से क्या करते हैं? अपनी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक को अल्पावधि के लिए क्या करते हैं? बेचकर उधार लेते हैं। इससे RBI से क्या लेते हैं? ये उधार लेते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 152, मुद्रा योजना में M का क्या तात्पर्य है? ठीक है, मुद्रा योजना में M का क्या तात्पर्य है? दोस्तों मुद्रा योजना है, इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस, ठीक है, रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो मुद्रा में M का मतलब क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, माइक्रो। और ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने करी थी 8 अप्रैल 2015 में। क्वेश्चन नंबर 153, भारत में राष्ट्रीय डिजाइन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय डिजाइन नीति की घोषणा भारत सरकार के द्वारा 8 फरवरी 2007 को क्या की गई थी? इसकी उद्घोषणा की गई थी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 154, आर्थिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई राष्ट्र अधिक समृद्ध होता है तो उसे तो डैश, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, GDP में कृषि क्षेत्र योगदान अनुपात और क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या में भारी वृद्धि होती है। GDP में कृषि क्षेत्र के योगदान का अनुपात और क्षेत्र की कार्यशील जनसंख्या 50% से अधिक बढ़ जानी चाहिए। कृषि क्षेत्र द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद का
अनुपात और क्षेत्र में कामकाजी आबादी में काफ़ी गिरावट आई। ठीक है, इसको दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, क्या होता है, कृषि क्षेत्र द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी का अनुपात और क्षेत्र में कामकाजी आबादी में क्या होना चाहिए, काफ़ी गिरावट आनी चाहिए। ठीक है, यह आई, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 155, यदि कैश रिजर्व रेशियो CRR बोलते हैं जिसे इंग्लिश में का मूल्य 40% है तो मुद्रा गुणक का मूल्य कितना होगा। दोस्तों मुद्रा, ठीक है, CRR को R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है M हो जाता है 1/R। ठीक है, M होता है क्या होता है 1/R। तो इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी क्या है वैल्यू 1/40%। ठीक है, 40% का 100 ऊपर आएगा तो ये किसके बराबर होगा, 2.5 के बराबर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 156, भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार सूक्ष्म वित्त ऋण के प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ डैश होगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, RBI के अनुसार एक सूक्ष्म वित्त ऋण को संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी वार्षिक घरेलू आय क्या होनी चाहिए, 3 लाख रुपए तक है। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ठीक है मैं बता देता हूँ इसको, आप खुद से भी ट्राई करिए पहले। ठीक है, ये होगा ऑप्शन थर्ड, एक संयुक्त पारिवारिक इकाई यानी कि आश्रित माता पिता पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इस उद्देश्य के लिए जो इनका जो घरेलू आय क्या होनी चाहिए, 3 लाख रुपए तक। और इस उद्देश्य के लिए घर का मतलब एक व्यक्तिगत परिवार इकाई यानी कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होंगे। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जिसकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपए तक की है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों की रियायती दरों इलेक्ट्रिकल दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए अक्टूबर 2021 में एक योजना शुरू की थी। तो ये की थी, ठीक है, किसने की थी, गुजरात ने। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 158, भारत में आदिम जीविका, ठीक है, आदिम जीविका कृषि के लिए भूमि उत्पादकता, ठीक है, भूमि उत्पादकता की स्थिति को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको किया गया है बहुत उच्च। ठीक है, और फर्स्ट है मध्यम, थर्ड है, फोर्थ है उच्च और थर्ड है निम्न। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, निर्वाह खेती जिसे झूम कृषि के रूप में भी जाना जाता है, इस प्रकार की खेती में क्या होता है, किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसलें उगाई और विकसित की जाती हैं। और इस प्रकार की खेती में ज़मीन के एक टुकड़े या पेड़ पौधे को साफ किया जाता है तथा फिर आग लगा दी जाती है और फिर कुछ समय पश्चात बीज बोने और फसल उगाने के लिए इस भूमि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये इसे क्या बोलते हैं, झूम खेती। मतलब कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है निम्न। भारत में आदिम जीविका कृषि के लिए भूमि उत्पादकता स्थिति को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, निम्न। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो इसमें या कह सकते हैं इसमें उत्पादकता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, निम्न मीन्स उत्पादकता की स्थिति, ठीक है, ये बतानी थी कैसी होगी, कम होगी। निम्न, निम्न मीन्स लेस। ऑप्शन नंबर 150, सॉरी क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूक्ष्म ऋण क्षेत्र के लिए विशिष्ट विनियमों के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC की एक नई श्रेणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था NBFC, ठीक है, MFI को कब शुरू किया है। तो ये शुरू किया था, ठीक है, कब शुरू किया था इसको, अप्रैल 2011 में। क्वेश्चन नंबर 160, भारत की डिजिटल मुद्रा को देश में पहली बार वर्ष 2023 की शुरुआत में जारी किया जाएगा। भारत में इस डिजिटल मुद्रा को कौन जारी करेगा। ठीक है, तो 2023 में इसको किसने जारी किया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, भारतीय रिजर्व बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नहीं है। ठीक है, ये बताना है कौन सा सही नहीं है। उद्योग नीति
1948 में योजना आयोग की स्थापना का परामर्श दिया गया। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक उद्देश्य आत्मनिर्भर व्यवस्था था। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो दीर्घकालिक उद्देश्य था ये क्या था? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था दोस्तों, ये भी ठीक था। ठीक है, और थर्ड है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन कब हुई थी स्थापना इसकी? 1950 में हुई थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 से 55 की अवधि के लिए शुरू की गई थी। दोस्तों ये गलत है, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1951 से 56 की अवधि उसमें क्या थी? शामिल थी। ये क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 162, 1995 में गरीब महिलाओं के लिए एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीब महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 163, किस पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य की तुलना में उच्च वास्तविक विकास दर हासिल की? ठीक है, तो कौन सी थी वो? ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ये थी पहली पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक थी? 1951 से 1956 को समाप्त हुई थी। ठीक है, यह मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र, विशेष रूप से कृषि और सिंचाई के विकास पर क्या थी? केंद्रित थी। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 164, आंध्र प्रदेश सरकार की किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवार में प्रत्येक माह या अभिज्ञात अभिभावक को प्रति वर्ष 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, भले ही उस परिवार में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी भी हो? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कौन सी है? ऑप्शन थर्ड, जगन्ना अम्मा बोडी। ठीक है, इस योजना का नाम क्या है? जगन्ना अम्मा बोडी। क्वेश्चन नंबर 165, 2022 के निर्देश के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए पात्र होने के लिए वार्षिक आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों ये 2022 में पूछा गया था, आंसर बता देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या थी पात्र होने की वार्षिक आय सीमा? 3 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 166, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम कब शुरू की? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये प्रधानमंत्री ने कब करी थी? ये करी थी नवंबर 2021 में। क्वेश्चन नंबर 167, सरकार द्वारा भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के लिए किए गए व्यय को डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? ठीक है, पूंजीगत व्यय सरकार के ऐसे व्यय होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण होता है, और ध्यान रखेंगे वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, पूंजीगत व्यय। क्वेश्चन नंबर 168, श्रम कानूनों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे कौन सा था ये? श्रम सुविधा पोर्टल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 169, किस पंचवर्षीय योजना में 220 पॉइंट है? ठीक है, क्या है ये? 20 पॉइंट, ठीक है, प्रोग्राम शुरू किया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 78, ठीक है, इसमें क्या किया गया था? 220 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। ठीक है, कौन सी योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 टू 78। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सी आय कारक आय में शामिल नहीं होती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो आय कारक आय में शामिल नहीं होते हैं ये पूछा है इसने। देखो दोस्तों, कारक भुगतान कह सकते हैं, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, वो फैक्टर होते हैं जो हम किसी को, जैसे कि हम किसी को किराया देते हैं, ब्याज देते हैं, ठीक है, या मजदूरी आदि इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो इसमें कह सकते हैं संपत्ति पर प्राप्त किराया। ठीक है, नहीं होता ये पूछा, ये होता है इसमें। ठीक है, आय कारक में। और
एक छात्र की छात्रवृत्ति ब्याज भुगतान होता है, श्रम की मजदूरी होती है, लेकिन ये नहीं होता दोस्तों, छात्र की छात्रवृत्ति आय कारक में नहीं आती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171, भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए नियामक निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये कौन सा है? ऑप्शन थर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 172, इस वारी क्या है जिसका नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया WRI इंडिया के साथ साझेदारी और ट्रांसमोटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव TMI के सहयोग से शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो ई सवारी दोस्तों ये क्या है? ये है भारत में ई बसों के नियोजन में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रिक बस गठबंधन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 173, निम्न में से किसमें उच्च शक्तिशाली मुद्रा शामिल नहीं होती है? ठीक है, निम्न में से किसमें उच्च शक्तिशाली मुद्रा शामिल नहीं होती है? ठीक है, बैंक के नगद भंडार में होती है, RBI के पास अन्य जमा इसमें होती है, और जनता द्वारा धारित धारित मुद्रा इसमें होती है, डाककर बचत। इसमें क्या है दोस्तों, जो डाककर बचत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, उच्च शक्तिशाली इसमें मुद्रा शामिल नहीं होती। ठीक है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा देश के मौद्रिक प्राधिकरण का दायित्व है, इसे मौद्रिक आधार भी कहा जाता है तथा इसे RBI द्वारा क्या है बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता है, जैसे मुद्रा, नोट, सिक्के सरकार के पास जमा, RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों, कमर्शियल बैंक है जितने भी, उनके भंडार शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं आता? डाक बचत। ऑप्शन थर्ड, डाकघर बचत। क्वेश्चन नंबर 174, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना डैश के आधार पर की जाती है? वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है, किसके आधार पर करते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय आय की गणना हम प्रचलित कीमतों के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, प्रचलित कीमतों के आधार पर, क्योंकि ध्यान रखेंगे, यदि किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौजूदा कीमतों पर किया जाता है, यानी उस विशेष वर्ष में प्रचलित कीमतें, तो हमें मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान कीमतें उस वर्ष में प्रचलित कीमतों का संदर्भित करती हैं जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या होगा? वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा या से पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं? ठीक है, पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य कौन कौन से हैं दोस्तों इनमें से? तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, विकास, आधुनिकरण, समता और आत्मनिर्भरता। ठीक है, क्या क्या लक्ष्य है इसका? विकास, आधुनिकरण, ठीक है, कह सकते हैं डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, समता और आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 176, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसको शुरू किया गया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को PM मोदी के द्वारा 2016 में, ठीक है, 2016 में इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से कौन सा RBI पंजीकृत NBFCFI जो ग्रामीण संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? तो इस मॉडल पे कौन काम करता है दोस्तों? ठीक है, ये करता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आप खुद से पहले ट्राई करिए, मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर रहेगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कौन काम करता है? फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 178, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? ठीक है, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? तो ध्यान रखें दोस्तों, ये कौन सा था? ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट, सोवियत संघ। ठीक है, USSR। क्वेश्चन नंबर 179, गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों
को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना का पहचान कीजिए। ठीक है, इसका नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत करी गई थी 8 अप्रैल 2015 में। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है दोस्तों। इसका उदाहरण कौन सा है? ये है गेहूं। ठीक है, गेहूं अनुकूल परिस्थितियों के कारण मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की एक आदिम निर्वाह फसल है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे यही फसल पंजाब और हरियाणा में व्यावसायिक रूप से की जाती है। ठीक है, कौन सी? गेहूं। क्वेश्चन नंबर 81, 181, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण मतलब कि ग्लोबलाइजेशन नीति प्रस्तुत की गई थी? तो उस टाइम कौन था दोस्तों? ये क्वेश्चन आया भी था, मैंने उस टाइम बताया भी था इसको। ठीक है, ये कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये आर्थिक नीति कब शुरू की थी? 1991 में। ठीक है, लिबरलाइजेशन, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ठीक है, ये 3 प्लान आए थे जिसे हम बोलते थे एलपीजी। एलपीजी मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और उस टाइम कौन थे? पीएम पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो दोस्तों ठीक है, कौन सा वो नियम है? ठीक है, कौन सा वो अधिनियम है जिससे सरकार क्या करती है? प्रतिबंधात्मक व्यापार पर, ठीक है, ट्रेड पर क्या लगाएगी? रोक लगाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है MRTP। ठीक है, MRTP अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? उपभोक्ता अधिकारों को रोकने और अनुचित व्यापार प्रथाओं को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1969 में एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार, ठीक है, अधिनियम 1969, जिसे क्या बोला जाता है? MRTP अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, कब पारित किया गया था ये भी ध्यान रखना है इसको? 1969 में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे हमारे इकोनॉमिक्स या कह सकते हैं अर्थशास्त्र से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, और इसी पैटर्न पे उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, लगातार वीडियो को पढ़िए, दोबारा से रिवाइज करिए। अभी इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा आप मैथ्स भी कवर करिए। दिल्ली पोस्ट पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने मैथ भी ऑलरेडी हम कवर करा चुके हैं सारा। ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।